बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने वाले पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का आपका एग्जाम होगा। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो रहेगा जियोग्राफी का पेपर। मैंने सभी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। वैसे तो मैं जो है चैप्टर वाइज क्लासें नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के जितने भी आपके प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैं सारे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बस आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आप देख लीजिएगा, एग्जाम से उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यदि हम इस पेपर की बात करें जियोग्राफी के बीए थर्ड सेमेस्टर के, तो इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, एनवायरनमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, और जो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर आपका 2 घंटे का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में, और 75 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हुआ हूँ, इसी वर्ष का पेपर है। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे। अब इस मॉडल पेपर से जितने भी प्रश्न हैं, यदि सारे प्रश्न मैं साथ में इसका आंसर भी प्रोवाइड करता चल रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि जितने भी प्रश्न मैं सारे सॉल्व भी कराता चलूंगा, क्योंकि बाद में आपको कहीं जो है ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस चीज के माध्यम से जो है पूरा पेपर कह सकते हो कुछ साधारण शब्दों में जो है सारे प्रश्नों को उत्तर में बताता चलूंगा। ठीक है, आपको कहीं भी इसके आंसर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आपका आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्न में सॉल्व कराऊंगा। इसमें जो है टोटल जो है देखा जाए, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कुछ भी यूनिवर्सिटी में ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलेगा, मैं सारे प्रश्न सॉल्व करा दूंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द ए बायोटिक एंड जो है बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, जिसे जो हम जैविक और अजैविक घटक बोलते हैं परिस्थिति तंत्र के। ठीक है, इकोसिस्टम माने होता है परिस्थिति। ठीक है, तो इस परिस्थिति तंत्र के जो है जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं, यह क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही। चलेगा, इसकी हम बात कर ले तो परिस्थिति तंत्र में जो है जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है परिस्थिति तंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि परिस्थिति तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके कि परिस्थिति तंत्र होता क्या है। तो परिस्थिति तंत्र जो होता है वो होता है कि परिस्थिति तंत्र जो होता है एक प्राकृतिक की जो है आधारभूत इकाई है, जिसमें जो है पर्यावरण के जो है जैविक और अजैविक दोनों घटके जो आपके घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि परिस्थिति तंत्र जो है जैविक और अजैविक घटकों से जो है मिलकर बनता है, और ये जो है घटक मिलकर एक प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, जिससे जो है हम परिस्थिति तंत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। ठीक है, परिस्थिति तंत्र के हम जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है, तो ये आपके हमने इसका जो है नाम सुना होगा, एजे टेंसले। ये जो है परिस्थिति तंत्र के जनक माने जाते हैं, सभी को पता भी होगा। ठीक है, चलेगा। यदि इसके हम दूसरे डिफिनेशन की बात करें परिस्थिति तंत्र क्या होता है, तो परिस्थिति तंत्र से तात्पर्य होता है ऐसे तंत्र से होता है जो पर्यावरण के जो है सजीव और निर्जीव घटकों की जो है पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, सजीव और निर्जीव, ठीक है, यानी जिसमें जान होता है जिसमें जान नहीं होता है, इसकी जो पारस्परिक क्रिया होती है, इसे ही हम जो है कह सकते हो, इसे ही हम जो है परिस्थिति तंत्र कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम देखेंगे कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है एग्जाम में कि जैविक और जैविक घटक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जैविक घटक देखेंगे कि जैविक घटक होता क्या है। ठीक है, तो जैविक घटक की हम बात करें जिसे हम जो बायोटिक कहते हैं, तो जैविक घटक जो है एक परिस्थिति तंत्र में जो है मौजूद सभी जीवित जीवों को जो है संदर्भित करता है। यानी परिस्थिति तंत्र में जो है जो जीवित जीव होते हैं उसे ही जो है जैविक घटक कहते हैं, कह सकते हैं उसी को ही संदर्भित करता है या फिर उसी को ही इंडिकेट करता है। जैसे कि पेड़ पौधे आपके हो गए, जानवर हो गए, आप घटक में जैसे शैवाल वगैरह आ गए, तो ये जो जीवित जीव होते हैं आपके। ठीक है, तो जैविक घटक जो है परिस्थिति तंत्र में जो जीवित जिसमें जीव होता है या फिर कह सकते हो जिसमें जान होती है, वैसा कह सकते हो, तो जीवित जीवों को जो है संदर्भित करता है। यही आपके जो है जैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं भैया, जिसमें जान होता है। अजैविक घटक कौन से होते हैं, जिसमें जो है जान नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं जिसमें जान नहीं होता है, तो हम यदि क्वेश्चन की बात करें अजैविक घटक के, तो परिस्थिति तंत्र में जो है निर्जीव जिसमें जो है जान नहीं होती है घटकों को जो है अजैविक घटक कहते हैं। और इसमें जो है देखा जाए तो सभी प्रकार की गैसें आ जाती हैं, जल आ जाता है, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, पहाड़ इत्यादि ये जो होते हैं, ये सभी आपके अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, तो
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान होती है, ठीक, जैसे पेड़ पौधे हो गया, जानवर, ये सब होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे नहीं, सॉरी, जैसे कि जल हो गया, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, ये सब जो है अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। और ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैविक अजैविक जो क्रियाओं का जो कह सकते पारस्परिक जो इसका अध्ययन होता है, ठीक है, इसे हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। चलेगा, हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वृक्ष जो है विनाश के क्या इसके दुष्परिणाम है, आपको गिनाना है। तो वृक्ष विनाश के जो है बहुत सारे इसके कह सकते हो इसके दुष्परिणाम है, ठीक है, ये इफेक्ट हैं इसके बहुत से, ठीक है। प्रभाव की हम इसके बात करें तो वन जो है कट जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे तो वन जो है बहुत ही कारक जाना जाता है कि जितने ज़्यादा वन उतनी ज़्यादा वर्षा होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा ये, और साथ में जीवन जो मनुष्य होता है उसको भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं देखा जाए, जलवायु परिवर्तन से लेकर। तो इसके बहुत सारे जो है इसके दुष्प्रभाव है, जैसे कि जो है जंगलों की हानि होगी। जब जाहिर सी बात है वृक्ष जब कटेंगे ज़्यादा तो जंगल तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब जंगल नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है एक जलवायु परिवर्तन का एक कारण बनेगा। जलवायु परिवर्तन क्या होगा? अब जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं तभी वर्षा होती है, ये कहीं ना कहीं देखा है तो जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं देखा है तो मनुष्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इसके साथ साथ देखा जाए अगर वृक्ष जो है कम होंगे तो एक वायु प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होगी, सभी को पता होगा, ठीक है। और मनुष्य का भी जीवन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वृक्ष से ही निहित है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है सबसे ज़्यादा मात्रा जो है और नीम या पीपल के पेड़ जो है देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पेड़ पौधे जो है बहुत ही लाभदायक हैं, लेकिन इसके यदि देखा जाए सभी काट दिए जाएं तो मनुष्य का जीवन तो वैसे भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके आशा करता हूँ आप लोग सभी आसानी से लिख सकते हैं कि इसके क्या रिजल्ट हैं, क्या इसके प्रभाव रहेंगे मानव जीवन पे। तो पेड़ों की कटाई से जो है पर्यावरण को जो है बहुत नुकसान होता है, और साथ ही जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा जो है बढ़ जाता है, ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण से जो है क्या तात्पर्य है। जैसा कि शब्द से ही पता है, ये वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी को बहुत ही सरल शब्दों में पता होगा, लेकिन फिर भी जो है इसका थोड़ा सा जो है हम देखेंगे इसके बारे में कि वायु प्रदूषण जो है होता क्या है। वैसे तो ये जितने भी प्रदूषण है सभी हाई स्कूल इंटर तक सभी स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा, कोई ज़्यादा विशेष जो है ये कठिन कोई भी शब्द नहीं इसमें के, लेकिन जो है फिर भी इसको जो है कुछ सरल शब्दों में हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो वायु प्रदूषण की हम बात करें, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जो है वायुमंडल में कुछ तत्व का जो है इतना यानी कह सकते हो संकेंद्रण हो जाए जो मानव और जो है वातावरण के लिए हानिकारक हो जाए, यानी ऐसे तत्व जो है वातावरण में फैल जाएं या फिर मुक्त हो जाएं जो कहीं ना कहीं देखा जाए पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो और मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक हो। तो ऐसे जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो ऐसे कण होते हैं, यही आपके जो वायु प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी दूसरी डिफिनेशन की हम बात करें तो वायु में जो है ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थित जो मनुष्य के जो है स्वास्थ्य अथवा जो है कल्याण है तो हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन लिख देना है। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से जो है क्या तात्पर्य है। अब मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन की हम कुछ बात कर लें तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का जो है मिट्टी का जो है कट जाना, ऊपर से बह जाना, ठीक है। अपरदन का मतलब ये होता है यानी वर्षा से कारण या फिर किसी कारण जो मिट्टी का बह जाती है ना, इसे ही मृदा अपरदन हम कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम साधारण शब्दों की हम बात करें तो मिट्टी में जो है होने वाले अवांछनीय कटाव जिसके कारण जो है उसकी उर्वरता शक्ति जो है नष्ट हो जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी और बात कर ले दूसरे शब्दों में तो प्राकृतिक में जो है तेज हवाएं जल के द्वारा भूमि की जो है ऊपरी उपजाऊ परत जो है ढील, जिसे हम मृदा कहते हैं, ढीली मिट्टी कहते हैं, को जो है बहाकर ले जाना, यानी उस स्थान से बहाकर अन्य स्थान तक ले जाना, यानी कि बह जाना वर्षा के कारण। तो ये भी आपका मृदा अपरदन के ही अंतर्गत आता है, ये भी इसकी डिफिनेशन इसी तरह है, ठीक है। और मृदा अपरदन का जो है संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? वृक्षों को लगाकर, क्योंकि वृक्ष जहाँ जहाँ होते हैं, पेड़ जो होते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, बहाव कह सकते हो, कटाव को बहुत ही केंद्रित करते हैं, क्योंकि जड़ वगैरह जो पौधे की होती है पेड़ की, और वहाँ से कहीं ना कहीं देखा है तो मिट्टी को बहाव को रोकती है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। ठोस अपशिष्ट, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, वेस्ट यानी सॉलिड वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता ही खराब होता है, अपशिष्ट इसके हम कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में।
तो जब हम इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव के द्वारा उपयोग के बाद, मानव कोई भी चीज़ उपयोग करता है उसके उपयोग के बाद जो वो कह सकते हो अपशिष्ट जो होता है, या फिर कह सकते हो के बाद जो त्याग दिए जाने वाले जो कह सकते हो जैसे कि कचरा हो गया, तत्व हो गए, पदार्थ हो गए, वे सभी जो होते हैं वो सभी अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह यूज करने के बाद फेंक देते हैं, अन्य कोई चीज़ जो फेंक देते हैं, ये सभी अपशिष्ट के अंतर्गत ही गिना जाता है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर ले तो इसमें बहुत सारे जैसे कि आपका विविध प्रकार के जैसे कि डिब्बे, बोतल हो गए, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक सामान, घरेलू कह सकते हो ये सभी सामान, तो ये सभी जो होते हैं ये सभी आपके ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रबंधन का मतलब होता है, इसकी प्रबंधन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना इसकी। ठीक है, इसको सही, इसको कहाँ ले जाना, इसके बारे में जो प्रबंध होता है वही तो आपका प्रबंधन कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि भूकंप का जो है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आपदा, वैसे तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप का जैसे से शब्द ही स्पष्ट हो जाता है कि यानी पृथ्वी के भूतल का अचानक से कांप जाना या फिर कंपित होना। ठीक है, ये आपका भूकंप कहलाता है। ये तो एकदम साधारण भाषा होगी, एकदम साधारण इसकी परिभाषा होगी, एकदम कुछ कम ही शब्दों में। अगर इसकी थोड़ी बड़े शब्दों में इसकी हम बात करें तो भूकंप जो है धरती के अंदर उठने वाली जो है लहरों से जो है धरती में जो कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जब जो है लावा गर्म होकर बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब पृथ्वी की सतह का जो है कंपन जो है, पृथ्वी की सतह पर जो है कंपन एक पैदा हो जाता है, एक विब्रेशन पैदा हो जाता है। तो यही जो कंपन होता है पैदा, इसे ही हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का अचानक से हिल जाना या फिर कांप जाना, यही आपका भूकंप कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया कि एसिड जो है, एसिड रेन क्या होती है और इसके जो है इम्पैक्ट यानी इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये आपको बताना है। तो एसिड रेन की हम बात करें तो एसिड रेन जो है, यानी एसिड रेन जिसे हम जो है हिंदी में अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, या जो है प्राकृतिक रूप से होने वाली वर्षा है, परंतु इस वर्षा में जो है अम्ल की मात्रा जो है अधिक होने के कारण जो है इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी वर्षा तो होती सभी को पता होगा, लेकिन ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा हो ज़्यादा मात्रा में, आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस तरह से लिख दीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण तथा विषैले गैसें जैसे कि CO2 ने, सल्फर डाइऑक्साइड आपके हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये जो होता है, ये जो है वाहनों से जो है, और जो है इनका जो है बादलों में जो है मिल जाना, ये जो गैसें होती हैं CO2 और जो है NO2, इसका जो है बादलों में मिल जाना और फिर जो है बारिश के माध्यम से जो है अम्लों का जो है गिरना जमीन पर, यही आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। वैसे भी शब्द से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया कि व्हाट इज द कैजुअल ऑफ ओजोन होल। तो ओजोन छिद्र क्या होता है, इसके क्या कारण, ओजोन छिद्र होने के क्या कारण, ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो गया है। वैसे तो ये एक सिक्योरिटी लेयर भी इसको हम कहते हैं, सेफ्टी लेयर जिसको हम कहते हैं, तो इसमें जो छिद्र हो गया है इसके क्या कारण है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ये छिद्र हुआ है मनुष्य के ही कारण हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ, थोड़ा सा सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे, और इसकी रक्षा भी हमें लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवन जो है को नष्ट कर देगा, जीने में बहुत ही बाधित करेगा जीवन को। ठीक है, ये ऊपर से जो आपकी पराबैंगनी किरणें जो होती है उससे हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, ओजोन छिद्र, ओजोन परत हमारी करती है, लेकिन ओजोन में जो छिद्र हो गया है इसका मेन जो सबसे ज़्यादा कारण, आपने एक गैस सुना होगा CFC, जिसे जो है क्लोरोफ्लोरो हम कार्बन बोलते हैं, CFC। तो ये जो क्लोरोफ्लोरो जो आपका कार्बन होता है, इसी का सबसे मेन कारण होता है। ओजोन छिद्र में जो है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो है एक रसायन होता है, इसी कारण होता है ये छिद्र। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसका उपयोग जो होता है सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर जो होता है इसमें इसका प्रयोग होता है, स्प्रे वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पॉलीथीन वगैरह जला देना, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है ओजोन छिद्र को जो है बढ़ावा देते हैं, उसमें एक छिद्र का एक कारण बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। इसका अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हरित गृह प्रभाव को आपको समझाना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको जो है आपको विस्तार से समझाना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले कई बार सालों से रिपीट भी हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे, आप आसानी से किसी भी विश्वविद्यालय में अपना
आपकी विश्वविद्यालय कोई भी रहा हो, कोई भी विश्वविद्यालय आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, आप बिल्कुल इस पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। इस पेपर के माध्यम से फेल बिल्कुल भी नहीं होगे। अब यदि इस पेपर का ही मेरे एक वीडियो यदि आप देख के चले जाओगे, यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी देख के जाइएगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरा पेपर सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलेगा, हम इसकी बात करें हरित गृह प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी जो है हम बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले साल भी 2-3 विश्वविद्यालय में तो रिपीट हुआ है, और साथ में देखा है काफ़ी विश्वविद्यालय में भी रिपीट होने की संभावना इस बार भी है। तो ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय है, ठीक है, कि वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है। ठीक है, और ग्रीन हाउस जो आपकी होती है उष्मारोधी दीवारों से जो है निर्मित एक ऐसा आपका पौधघर होता है जिसकी छत जो है कांच या फिर प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की जो है लघु तरंगे इसमें जो है प्रवेश हो जाती हैं। ठीक है, किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में जो होने वाला विकिरण इस कांच घर से जो है बाहर नहीं हो पाता है, और जिससे जो है तापमान बढ़ जाता है, और हमारा वायुमंडल भी जो है ग्रीन हाउस के जो है समान कार्य करता है, और वायुमंडल में उपस्थित जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा तापमान में वृद्धि के जो है प्रभाव को जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशन लिख दीजिएगा। यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन आपके हो गए सेक्शन ए के। फिर यहाँ से हम सेक्शन बी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात कर ले, तो इसमें जो है सभी आपके जो है लघुत्तरी प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें 150 ऑर्डर तक आपको उसका आंसर देना रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया होगा केमिकल डिजास्टर क्या होता है, जिसे हम रसायन आपदा कहते हैं। ठीक है, रसायन आपदा शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है ये भी आपका, ये होता क्या है। तो रसायन आपदा से तात्पर्य होता है उन दुर्घटनाओं से होता है जब मनुष्य के जो है जब मानव जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचने वाले खतरनाक जो है रासायनिक पदार्थ का वातावरण में जो है मुक्त हो जाना, यानी ऐसे खतरनाक पदार्थ जो है, ठीक है, वातावरण में मुक्त हो जाएं या फ्री हो जाएं या फैल जाएं केमिकल आपके, तो यही आपका जो होता है केमिकल डिजास्टर कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे कि आपदा के प्रकार लिखिएगा। पहली बात जो है डिजास्टर आपदा होती क्या है। ठीक है, आपदा के प्रकार सभी को पता होगा कि आपदा जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानवकृत आपदा, भी मानवीय आपदा। ठीक है, दोनों के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके प्रकार पूछा है, चलेगा हम प्रकारों पर ही हम चर्चा किए ले रहे हैं। तो आपदा 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है, प्राकृतिक आपदा जो है एक प्राकृतिक जोखिम का एक परिणाम है। ठीक है, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा होती है, सीधे ऐसे आप लिख देना, ऐसी जो है आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित होती है, प्राकृतिक के द्वारा होती है, ये प्राकृतिक आपदा कहलाती है। कौन कौन सी आपदा प्राकृतिक होती हैं, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। आपकी ज्वालामुखी विस्फोट होगी, भूकंप हो गया, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तो ये जो होती है ये सभी जो प्राकृतिक आपदा होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मानवकृत आपदा क्या होती है। तो मानवकृत वे आपदा जो मानव द्वारा निर्मित हो, मानवकृत आपदा कहलाती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, बहुत ही साधारण शब्दों में बताने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसी घटनाएं जो मानव के जो है मनुष्यों के कारण उत्पन्न होती हैं, फिर होती हैं, जैसे कि प्रदूषण हो गया, दुर्घटना हो गई, और लड़ाई हो गया, युद्ध वार वगैरह, तो ये सब जो है गैस का रिसाव, तो ये सब जो ये जो कह सकते हो ये जो घटनाएं होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, मानवकृत आपदा कहलाती हैं। ठीक है, फिर अगले हम प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसे हम जो है जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। तो प्राकृतिक यानी जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी, तो किसी जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा जो है पालतू जीव व जंतुओं एवं जो है पादपों की प्रजातियों की जो है बहुलता को जो है जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं जो है पादपों की प्रजाति जो होती है, ठीक है, इसकी जो बहुलता होती है, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यदि इसकी हम दूसरी डिफिनेशन की हम बात करें तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले पादप एवं जंतु उस क्षेत्र की जो है जैव विविधता कहलाते हैं, जिसमें जो है आपकी, हाँ, इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा बस। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि टिहरी बांध परियोजना की जो है कमियां आपको लिखना है। तो टिहरी बांध परियोजना होती क्या है, थोड़ा सा इस पर हम पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा ही।
ये पिछले साल भी 2-3 यूनिवर्सिटी में आया था क्वेश्चन। तो टिहरी बांध परियोजना क्या होती है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये जो परियोजना होती है, ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी परियोजना में से एक है। ठीक है, इस योजनाओं में निश्चित रूप से जो है बहुउद्देशीय की जो है पूर्ति होती है, किंतु जो है साथ ही इसके द्वारा जो है अनेक पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होती हैं। तो तिहरी बांध योजना जो है भारत की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। और इस जो है परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये इसका उद्देश्य जो होता है बिजली उत्पादन होता है करना, और अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना। इसका जो ये जो योजना है तिहरी बांध योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसका उद्देश्य यही रहता है इस परियोजना का कि इसके परियोजना बनाकर हम जो है कुछ क्षेत्रों तक जो है सिंचाई करेंगे जहाँ तक इसका हम विस्तार कर सकें, और साथ में जो है बिजली उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो क्या दिया हुआ है कि वातावरण जो है अवकर्मण में जो है मानव की भूमिका। ठीक है, अब अवकर्मण क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अवकर्मण का मतलब होता है नीचे गिरना। नीचे गिरने का मतलब होता है पद घट जाना, माने कोई आप पद पर हो, आप इस्तीफा दे देना, तो ये आपका नीचे पद गिर जाना, ये आपका जो है अवकर्मण कहलाता है। ठीक है, चलेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे, यानी नीचे जाना। तो वातावरण जो है अनुकर्मण अनियंत्रित मानव जो है क्रियाकलापों के कारण जो है पर्यावरण की जो है क्षति हो रही है। और वन प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो है मनुष्य उन्हें जो है खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए जो है वनों को जो है काटता जा रहा है। इसके अलावा वृक्षों को जो है काट कर फर्नीचर और इसके साथ साथ ईंधन में भी इसका प्रयोग कर रहा है। तो यही जो होता है ये आपका वातावरण अनुकर्मण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी की जनसंख्या को कम करना, ठीक है, नीचे गिराना का मतलब क्या होता है, उसको पद से नीचे गिराना नहीं, उसकी कम ही तो करना होता है उसका पद। तो ठीक उसी प्रकार इस पर भी अप्लाई होगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, जो कि आपका देखो कि जलवायु परिवर्तन पर जो है अंतर सरकारी पैनल, जिसे जो है IPCC का जो है वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसकी हम बात कर ले, तो ये आपका जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र का एक जो है अंतर सरकारी निकाय है। इसका जो है काम होता है मानवीय गतिविधियों को जो है जो मानव की जो गतिविधियां होती हैं मानव की, इसमें होने वाले जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में जो है वैज्ञानिक ज्ञान को जो है कह सकते हो आगे बढ़ाना है। इसका यही उद्देश्य होता है, वैज्ञानिक ज्ञान को जो है ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, इस जो पैनल मेन इसका उद्देश्य क्या है, ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, इसके बारे में जो है वैज्ञानिक ज्ञान को जो है आगे बढ़ाना रहता है। इसका मेन उद्देश्य यही रहता है जलवायु परिवर्तन का। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहा हूँ। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण की जो है वर्तमान जो है दशा की आपको विवेचना करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है ये भी आपका। तो पर्यावरण के जो है किसी भी जो है घटक में होने वाले अवांछित परिवर्तन, जिसमें जो है जीव जगत पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ठीक है, उसके अनुकूल नहीं यानी प्रतिकूल, उसको जो ऐसा प्रभाव पड़े जो उसको नुकसान हो, ठीक है, तो ये जो होता है प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसकी डिफिनेशन। और पर्यावरण प्रदूषण में जो है मानव की जो है विकास प्रक्रिया, औद्योगिकरण तथा जो है नगरीकरण आदि का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण घटकों के जो है आधार पर पर्यावरणीय जो है प्रदूषण को भी जो है इसको जो भी इस पर्यावरण प्रदूषण जो होता है इसमें कई सारे प्रदूषण होते हैं, जैसा कि आपका पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे प्रदूषण, जैसे कि आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी आपके पर्यावरणीय ही आपके जो है प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। सभी की डिफिनेशन आपको पता होगा, आप चाहे तो विस्तार से भी सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि नर्मदा घाटी परियोजना पर जो है आपको विस्तार से आपको लिखना है इसके बारे में। तो ये क्या होता है, तो नर्मदा घाटी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। और यह जो है परियोजना प्रदेश में जो है जीवन दायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी पर जो है केंद्रित है। यह जो है भारत की एक जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। और इसका जो उद्देश्य है राज्य में कृषि करना, ठीक है, यानी कृषि की सिंचाई करना और बिजली से जो है संबंधित संकट को जो है कम करना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। मैंने पहले भी आपको बताया था। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि आपका जो है बाढ़ और सूखा क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी दे दिया है। बाढ़ और सूखा शब्द से स्पष्ट हो जा रहा भैया, जहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाए बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जहाँ पर वर्षा ही ना हो, ठीक है, कम वर्षा हो, वहाँ पर सूखा की स्थिति आ जाती है। तो फिर भी हम थोड़ा सा साधारण शब्दों में थोड़ा सा हम किताबी स्तर पर हम बताने का प्रयास करेंगे।
तो बाढ़ क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बाढ़ एक जो है एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल जो है पानी की अधिकतर मात्रा से हम करते हैं। बाढ़ का शब्द से इस पर से किसी पानी की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको हम बाढ़ कहते हैं। जब वर्षा अधिक हो जाए और पानी जो है पूरा इलाका जलमग्न हो जाए तो उसे हम बाढ़ की स्थिति हम बाढ़ कह सकते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको डिफिनेशन इतनी आपको लिख देना है। ठीक है, यानी बाढ़ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई जो है निश्चित भू क्षेत्र जो है अस्थायी रूप से जो है जलमग्न हो जाए और जो है जल जीवन जो है कह सकते हो प्रभावित हो, आपकी जो है बाढ़ कहलाती है। फिर सूखा की हम बात करें तो सूखा क्या होता है। ठीक है, तो सूखा जो आपका होता है, यदि हम भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हम सूखा के डेफिनेशन की बात करें तो सूखा जो है उस दशा को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं, उस स्थिति को सूखा कहा जा सकता है जब जो है एक निश्चित क्षेत्र में, मान लो आपके निश्चित क्षेत्र में जो बारिश हो रही है या तो उस बारिश जो है आपकी जो है 75% जो है बारिश कम हो। मान लो इस बार आपकी जो बारिश हो रही बराबर 2-3 सालों से, या तो उस वही बारिश आपके पूरे साल में तो 75% कम हो, एक ऐसी स्थिति बन जाए कि सूखा पड़ जाए, तो ये आपकी सूखा ही कहलाएगी। यानी 75% यदि कम बारिश हो हर साल से तो आपकी सूखा की स्थिति आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सूखा कहलाएगी। इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपके नंबर पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन बच रहा है कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए। भारत में जो है प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्र कौन से, ये भी आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आप चाहे तो नोट्स या सीरीज वगैरह में भी आप टिक लगाते तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ आंसर क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट पिछले साल भी आए थे कि सर पेपर जब भी आप मॉडल पेपर छोड़िएगा तो उसका आंसर भी साथ से बताता चलिएगा साथ में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताने का प्रयास किया हूँ आज। तो यदि हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। आपदा प्रबंधन जैसे शब्द से इस पर हो जाता है, आपदा प्रबंधन है डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसका मतलब होता है उसके बारे में प्रबंध करना, उसके बारे में हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, मान लो कोई आपके पास खतरा है, उसके बारे में आप मैनेजमेंट ही तो करेंगे, तो उसको खतरे से पहले जो है इसके बारे में जो व्यवस्था की जाती है वही आपका मैनेजमेंट आपके कहलाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे साधारण शब्दों में। तो आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है कि एक ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे जो है खतरा आपदा का जो है रूप ना ले सके। यानी ऐसी एक व्यवस्था करना चाहिए जिससे जो है खतरा जो होता है आपदा का रूप ना ले सके, क्योंकि हम जो है कई प्राकृतिक खतरों को जो है आने से नहीं रोक सकते हैं। तो सभी को पता प्राकृतिक खतरों को आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये तो सही बात है। लेकिन जो है जीवन और जो है संपत्ति के नुकसान को जो है कम कर सकते हैं, प्रबंधन करके उसकी जो है व्यवस्था करके उसके खतरों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। यही आपका जो होता है। ठीक है, नुकसान को जो है कम करने के लिए जो है उचित जो है प्रबंधन द्वारा उनको जो है उनके हानिकारक प्रभाव को जो है कम कर सकते हैं, और यही जो आपका होता है आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदाएं जो है प्राकृतिक और मानवीय कृत दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, अब सारे विस्तार से भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा कोई भी प्रश्न कठिन नहीं, आप चाहे तो बनाकर पूरा पेपर 2-3 कॉपी भी भर सकते हो, कोई ज़्यादा विशेष प्रश्न कठिन नहीं आते हैं जियोग्राफी के, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अन्य कोई भी सब्जेक्ट आपको और पेपर देखना मॉडल पेपर का, तो मैंने जो है प्ले लिस्ट बना दी है BA 3rd सेमेस्टर 2025 करके, उसमें आप जाकर सारे मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो आसानी से वॉच कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टेज की प्ले लिस्ट आपको अलग मिलेगी, उसको भी आप तैयार कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।